नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बिहार के इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हैं और नवंबर के अंदर ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ख़ास तौर से 6 नवंबर और 11 नवंबर को ये इलेक्शंस होंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक जूता मारने को या कोई चीज़ मारने के प्रयास को लेकर एक वकील के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में उसका कंडेमनेशन हो रहा है कि कैसे एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सनातनी लोगों ने हमला किया और कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये उस वकील ने कहा है वहाँ पर, और जूता मारते हुए या एक जूता मारने का, एक कोई चीज़ फेंकने का प्रयास करते हुए। सऊदी पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है, ख़ास तौर से एआई के क्षेत्र में वहाँ पर कुछ लोगों को ट्रेनिंग देगा। और ये खबरें जो हम आप तक पहुँचाते हैं, आप जो फीडबैक देते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं इस फीडबैक के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि भारत में लोग क्या सोच रहे हैं और उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है कि खबरों को जिस रूप में जैसी हैं उस रूप में आप तक पहुंचाया जाए। तो पहले बिहार के इलेक्शन की बात करते हैं कि वो आखिरकार वो अनाउंस हो गए और 6 और 11, जी हाँ, 6 तारीख और 11 तारीख नवंबर की ये अब इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बात की प्रतीक्षा थी, लेकिन एक बात से थोड़ी मुझे हैरानी हुई कि अल्टीमेटली ये जो इलेक्शंस किए गए हैं ये सारे के सारे 2 फेज़ के अंदर कैसे आए। बीजेपी ने 2 दिन पहले कहा था कि इलेक्शन 2 फेज़ में आए, तो क्या ऐसा समझा जाए कि ये तारीखें बीजेपी के द्वारा प्रपोजल दिया गया था और ज्ञानेश कुमार जो चीफ जस्टिस ऑफ अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने उस पर साइन किए? लगता तो ऐसे ही है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 22 नवंबर को 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 122 मेंबर चाहिए यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए, और 2 गुट जो मेन है यहाँ पर, एक महागठबंधन है और एक एनडीए है, और इसके साथ में एक प्रशांत किशोर भी भाग ले रहे हैं। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाकी अभी नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें जो सीटें हैं, 203 सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी की हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 38 सीटें हैं। कुल मिला के वहाँ पर 3 करोड़ 92 लाख पुरुष मतदाता हैं, 3 करोड़ 40 लाख महिला मतदाता हैं। और बिहार में इस समय 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे और 14,000 वोटर्स जो हैं 100 साल से ऊपर के हैं। 14,000 वोटर 100 साल से ऊपर, मैं नहीं मान सकता, ये तो भाई आपकी गलत न्यूज़ है। मतलब 14,000 लोग बिहार के अंदर 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कुछ यकीन नहीं होता है। फिर कहा जा रहा है कि हर बूथ के ऊपर वेब कास्टिंग होगी, हर केंद्र पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे और चुनाव के लिए 90,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, मोबाइल सेंटर्स होंगे। अब पोलिंग सेंटर तक मोबाइल ले जाए जा सकते हैं। एसआईआर के 15 दिनों के अंदर आपको पता है कि 40 लाख, 47 लाख, 48 लाख के करीब करीब जो वोटर्स थे वो उस पर से कैंसिल कर दिए गए थे। तो ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो वहाँ पर तो अपूर्ण रूप से आपके सामने हैं। अब छठ पूजा के बाद कहा गया था कि भाई ये चुनाव तुरंत करवाने की बात की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये हो तो छठ पूजा के बाद ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हमें होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली बीजेपी के कहने पे हो रहा है। और जो बीजेपी ने कहा था कि 2 चरणों में होना चाहिए, 2 फेज़ में होना चाहिए, तो 2 फेज़ के अंदर ही हो रहा है। चलिए ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक हमला करने की साजिश एक वकील के द्वारा, और वो भी जूता या किसी एक ऐसी चीज़ से, वो अपने आप में इस टाइम एक बड़ा इशू बन गया है। और बड़ा इशू इसलिए बना है कि इस बात का अब मुझे लगता है कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है ख़ासतौर से सनातनियों के द्वारा, ये एक बड़ी न्यूज़ बनकर आया है। खड़गे साहब ने भी उसकी आलोचना की है कि भाई अल्टीमेटली आप जो जहर फैला रहे हैं आरएसएस और जो सारे वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं, बीजेपी के लोग, 100 साल से जो जहर फैलाया जा रहा है उस जहर का परिणाम अब इस रूप में निकला है कि जहां पर जो एक दलित सो कॉल्ड, जहां पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर अब अटैक करने की बातें हो रही हैं। शर्म तो आती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया जाए।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी इनकी बहुत कंडेमनेशन किया है और कहा कि ये सारे के सारे जो भी सनातनी लोग हैं कि सनातन, ये जो वकील जिन्होंने हमला किया सीजेआई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भागवत साहब ने भी कल कहा था कि भाई यहाँ पर तो देखा जाए तो 140 करोड़ सनातनी हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ पर तो 140 करोड़ हिंदू नहीं है तो सनातनी कहाँ से आ जाएंगे? हिंदू ही ले दे के मुश्किल से 105 110 करोड़ हैं और बाकी 30 करोड़ में तो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख समुदाय के लोग हैं। वो कहाँ से सनातनी हो गए? तो ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो देश के साथ इस ढंग से कहना कि 140 करोड़, ये गद्दारी है। एक्चुअली देखा जाए तो हिंदुओं के अंदर भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सनातनी की नहीं मानते। द्रविड़ के लोग, जो साउथ के लोग हैं, वो सनातन धर्म को नहीं मानते। इवन मेरे जैसा व्यक्ति जो हिंदू होके भी सनातन को नहीं मानता है, मैं आपको बताऊं, मैं क्यों मानूं? ये सबको एक चादर में लपेटना चाहते हैं, सबको एक झाड़ू से समेटना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि जो मैं कहता हूं वो आप मानो, कि 140 करोड़ रहने वाले हिंदू हैं, 140 करोड़ रहने वाले सनातनी हैं, तो भैया फिर मुसलमानों की मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो? मुसलमानों के घर क्यों तोड़ रहे हो? वो भी तो हिंदू और सनातनी हो गए ना सारे के सारे। लेकिन नहीं साहब, इनके सनातन का मतलब ये कहेंगे तो ठीक, आप कहोगे तो गलत है। तो ये फ्रॉड है, इनका जहर फैलाया है। और खड़के साहब ने सही कहा कि इनके द्वारा दरअसल जो जहर फैलाया गया, जो हलाहल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहर माना जाता है, जिसको आरएसएस फैलाती आई है 100 साल से, और आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक कोई चीज़ या जूता या कोई और चीज़ मारने को लेकर, आज आप सोच सकते हो क्या हुआ। हालांकि सीजेआई ने कहा कि ठीक है, आई एम कूल एंड ये चीज़ें मुझे विचलित नहीं कर सकती, लेकिन ये कहना कि सनातनी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो भैया आज आपने देख लिया कि सनातन ने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित के ऊपर अटैक किया है। इस सनातन से बर्दाश्त नहीं होता कि एक दलित वहां पर आकर बैठ जाए। अगर सनातन में, भागवत के सनातन में इतनी हिम्मत है तो अपनी पोस्ट छोड़ दें और अपनी पोस्ट में किसी दलित को बिठाएं सरसंघ चालक के रूप में। अगर हिम्मत है तो जाएं, करें। ये पापी लोग हैं साहब, ये कायर लोग हैं। ये सिर्फ बोल सकते हैं, ये प्रवचन दे सकते हैं और ये भारत को गुलाम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है और एक एआई के रूप में करने जा रहा है, एक गिफ्ट भी कह सकते हो। और कहते हैं कि 30 लाख लोगों को ट्रेन करेगा। सऊदी की कंपनी है गो एआई हब, जी हाँ, गो एआई हब। और पाकिस्तान वो इन्वेस्ट करने की घोषणा की है और टेक्निकल एक ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे। और वहाँ पर उनका कहना है कि 50,000 पाकिस्तानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दी जाएगी। 1000 पाकिस्तान के लोगों को एआई सेक्टर में, ये जो उनकी कंपनी है गो एआई हब सऊदी की, वो नौकरी भी देगी उनको। तो साहब, पाकिस्तान ने जब सऊदी से डिफेंस डील किया था तो वो चाहता था कि सऊदी जो है वो इन्वेस्ट करे पैसे, यहाँ पर कुछ कंपनी वगैरह खोले। तो मुझे लगता है कि ये गो एआई हब ने पहले ही अब इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा कर दी है। और चलिए, अच्छी बात है। हालांकि सऊदी अरेबिया कोई एआई का कोई जायंट तो है नहीं, लेकिन हाँ, जो भी लोग उसके पास सिस्टम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, या एक्सपर्ट्स जो उसके पास हैं थोड़े बहुत, तो वो एटलीस्ट उन टूल्स को पाकिस्तान तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति लेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।